तो प्रियंका गांधी के वाराणसी दौरे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रियंका बताएं कि उनके दौरे के पिटारे में आखिर क्या है। नकवी ने कहा कि सिर्फ पीएम मोदी को कोसने से काम नहीं चलेगा। एक तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशभक्ति पर एक बार फिर जो है सवाल खड़ा किया है, और दूसरी बात ये प्रियंका गांधी लगातार यूपी के दौरे पर हैं। देखिए, कोई भी दौरा करे, ये हमारी देश जो है वो डेमोक्रेसी है, ये लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात कहने का, सबको अपने दौरे करने का अधिकार है। लेकिन आप अपने दौरे की पिटारी में ले क्या जा रहे हैं? आप कुछ तो देश के लोगों को, आप सिर्फ कोसने में काम नहीं चलेगा कि जी हम मोदी जी को ये नहीं कर रहे हैं, मोदी जी को ये कोस रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी ने 5-6 दशकों में, कम से कम 5-6 दशक तो इन्होंने सरकार चलाई। उसके बाद तो कुछ दिनों तो रिमोट से सरकार चलाई, कुछ दिन गिराई, कुछ दिन सराय चलाई। ये तो इनका एक पॉलिटिकल धंधा है। तो वो जो है वो देश के लिए क्या चाहते हैं और देश के लिए क्या करना है उनको। सिर्फ मोदी जी को हटा दो और हमें बैठाल दो। और सही पार्टी को वोट दीजिए जो आपकी समस्याओं को सुलझाए, आपके लिए राजनीति करे। तो अस्सी घाट में प्रियंका गांधी क्योंकि वहां मौजूद हैं, और जिस तरीके से जब उन्होंने अपनी बात रखी तो प्रियंका गांधी के लेकर नारेबाजी भी वहां पर हुई, जिन्हें लोगों को उन्होंने शांत कराया और ये कहा कि जिसे आप सही समझते हैं आप उस पार्टी के लिए मतदान कीजिए। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को पब्लिसिटी मिनिस्टर ऑफिस बताकर तंज कसा। राहुल ने मणिपुर के इंफाल में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी निचले स्तर की राजनीति पर उतर आए हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस सांस्कृतिक उपनिवेशवाद पे विश्वास नहीं रखती। He doesn't have much understanding of what economics is. He doesn't go into the details. I think instead of calling it the Prime Minister's office, it should be called the Publicity Minister's office. Basically, that's all he's interested in. He gets up in the morning and he says, okay, what publicity can I do for myself this morning? And then he starts. And he's causing tremendous damage to the country. 4 crore 70 lakh jobs have been lost in the last 5 years. पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखकर कांग्रेस पर वंशवाद के जरिए देश को नुकसान का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि वंशवाद की राजनीति प्रेस से लेकर संसद तक हर संस्था का नुकसान हुआ है। उन्होंने लिखा कि संविधान से लेकर कोर्ट तक वंशवाद की राजनीति ने किसी भी संस्था को नहीं छोड़ा। पीएम ने लिखा कि 2014 में देश ने परिवार तंत्र की जगह लोकतंत्र को चुनकर अपना निर्णायक फैसला सुना दिया था। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि वो 2014 की गर्मियों के दिन थे जब देशवासियों ने निर्णायक रूप से मत देकर अपना फैसला सुनाया। परिवार तंत्र को नहीं, लोकतंत्र को चुना। विनाश को नहीं, विकास को चुना। स्थिरता को नहीं, सुरक्षा को चुना। अवरोध को नहीं, अवसर को प्राथमिकता दी। वोट बैंक की राजनीति के ऊपर विकास की राजनीति को रखा। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर कांग्रेस में वंशवाद पर निशाना साधा। वंशवाद की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान भारत की संस्थाओं को हुआ है और भारत के लोगों को इसे भुगतना पड़ा। यह हमेशा नहीं जारी रह सकता। वहीं मैं भी चौकीदार मुहिम के तहत पीएम मोदी आज देश के 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। मोदी शाम
आज शाम 4:30 बजे होली के शुभ अवसर पर ऑडियो के माध्यम से देश भर में लगभग 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे और उनके साथ होली के रंग साझा करेंगे। ये मैं भी चौकीदार अभियान के अंतर्गत की गई पहल की श्रृंखला का एक हिस्सा है। इसके तहत पीएम मोदी देशवासियों से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 31 मार्च को देश भर के 500 स्थानों पर माफ कीजिएगा उन लोगों से भी बात करेंगे जो मैं भी चौकीदार अभियान से जुड़े हैं। जिसकी चोरी पकड़ी गई वो चौकीदार है कि चोर है? अब शिवराज सिंह चौहान भी इनकी खुलेआम चोरी पकड़ी गई। व्यापक में, ई टेंडरिंग में, कौन से घोटाले में शिवराज सिंह ने चोरी नहीं की? वो भी चौकीदार। लड़ाई है जो जमानत पे छूटे हुए लोग हैं, उनकी लड़ाई हो रही है जो इस देश की संप्रभुता, इस देश की अखंडता, इस देश की तरक्की के लिए डटे हैं। तो जमानती और चौकीदार की लड़ाई है अब इस देश में। देश तय करेगा कि जमानती वाले लोग चाहिए या सही मायने में चौकीदार चाहिए। उधर कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दे पर पीएम मोदी पर हमला किया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बकायदा एक ट्वीट किया और लिखा कि भाजपा की पकौड़ा पान नीति के कारण 4 करोड़ 70 लाख युवाओं को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ गया है। वादा था कि 10 करोड़ नौकरियां देने का, पर छीन ली 4 करोड़ 70 लाख नौकरियां। देश का चौकीदार नौकरियों चोरी करने के लिए ही जिम्मेदार है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर हमला किया। सीएम केजरीवाल ने भी ट्विटर पर लिखा कि मोदी जी पूरे देश को चौकीदार बनाना चाहते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को चौकीदार बनाना चाहते हैं तो मोदी जी को वोट दें, पर अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाना चाहते हैं तो पढ़े लिखे ईमानदार लोगों को की पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी, उसको वोट दें। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी पर हमला किया। अखिलेश ने भी ट्विटर का इस्तेमाल किया और ट्विटर पर लिखा कि विकास पूछ रहा है कि भाजपा अब और कितने लोगों का रोजगार छीनेगी। बेरोजगारों का कंपटीशन बढ़ाने के लिए भाजपा ने अपने सांसदों का टिकट काटकर उनको भी बेरोजगार बना दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी मैं भी चौकीदार मुहिम के जरिए कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार से चोली दामन का साथ रहा है। हमारे साथ में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, प्रधानमंत्री देश के तमाम चौकीदारों से बातचीत करेंगे, क्या है उसका मकसद? देखिए, चौकीदार एक आंदोलन बन गया है। आज देश का हर व्यक्ति गर्व के साथ कह रहा है कि मैं भी चौकीदार। अब जिनको मैं भी चौकीदार से नफरत है वो अपने आगे लिख लें मैं भी भ्रष्टाचार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का और करप्शन का चोली दामन का साथ है। इसलिए अगर आप देखें तो कांग्रेस को बहुत पीड़ा हो रही है चौकीदार के नाम से। उनको लगता है कि ये चौकीदार के नाम अगर गरीबों, क्योंकि चौकीदार का मतलब ये है कि गरीबों की के सरोकार की सुरक्षा करने वाला, देश के लोगों की सरोकार की सुरक्षा करने वाला, देश के सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा करने वाला, देश की सरहदों की निगहबानी करने वाला, वो है चौकीदार। जो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जी चौकीदार तो बड़े लोगों का होता है, तो असल में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अभी तक देखा है रॉबर्ट वाड्रा साहब के फार्म हाउस का सिक्योरिटी गार्ड, तो उसको उनको लगता है कि वही है चौकीदार। आज चौकीदार जन आंदोलन बन गया है। जिनको मैं हूँ चौकीदार या मैं भी चौकीदार से नफरत है वो लिख लें कि मैं हूँ भ्रष्टाचार, मैं भी भ्रष्टाचार, क्योंकि कांग्रेस के मित्रों को तो यही है और कांग्रेस के साथियों को तो यही है, पसंद आएगा। चौकीदार पसंद नहीं आएगा, भ्रष्टाचार पसंद आएगा। और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं अमिताभ सिन्हा। बीजेपी विजय संकल्प सभाओं से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी। बीजेपी की चुनावी अभियान की शुरुआत 24 मार्च से होगी। बीजेपी 24 और 26 मार्च को देश भर में 480 सभाएं करेगी। देश के 450 लोकसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प सभाएं की जाएंगी। अमिताभ, एक तरीके से चुनावी दंगल में बीजेपी की ताबड़तोड़ ये सभाएं होंगी। बिल्कुल, ये ताबड़तोड़ सभाएं होंगी और कम से कम 24 और 26 2 दिन का कार्यक्रम रखा गया है इसमें। और इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि तमाम बड़े नेता, मंत्री, अमित शाह से लेकर जितने श्रेष्ठ मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी शासित राज्यों के, सभी इसमें हिस्सा लेंगे। और कम से कम 450 लोकसभा क्षेत्र इन दोनों दिनों में कवर किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर विजय संकल्प सभाओं के माध्यम से एक चुनाव अभियान की शुरुआत बीजेपी कर रही है, जिसमें पार्टी के तमाम आला नेता भाग लेंगे। और इस बहाने जो उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करने जाएगा वो भी एक जनसभा में बाद में तब्दील हो जाएगा। शुक्रिया अमिताभ।
उधर मायावती ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद अगर राजनीतिक हालात ठीक रहे तो वो किसी भी सीट से संसद जा सकती है। मायावती ने चुनाव नहीं लड़ने को सही ठहराते हुए कहा कि कभी-कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। वर्तमान हालात व जरूरत को देखते हुए तथा अपनी पार्टी की मूवमेंट के व्यापक हित के साथ साथ जनहित व देश हित का भी यही तकाजा है कि मैं लोकसभा का चुनाव अभी नहीं लड़ूं। और यही कारण है कि मैंने फिलहाल लोकसभा का आम चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा भी है कि हमारी पार्टी के लोग मेरे लिए गए इस मिशनरी फैसले को जरूर समझेंगे। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रियंका गांधी के दौरे पर बयान देते हुए कहा कि प्रियंका गांधी की रैली को बीजेपी मैनेज कर रही है। विक्रांत, क्या आशय लगाया जाए जो संजय सिन्हा जो बात कह रहे हैं? ये आरोप लगाया है पूरी तरह से राजनीतिक आरोप है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक जो गठबंधन बना है मायावती अखिलेश का, उसको आम आदमी पार्टी के नेता भी लगातार अपना समर्थन दे रहे हैं और उनका ये मानना था कि कांग्रेस को भी उस गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से अपना अलग लड़ रही है और प्रियंका गांधी जिस तरीके से प्रचार में तेजी लाई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो महागठबंधन समर्थक नेता है उनमें भी व्याकुलता आने लगी है। और ये बयान केवल एक राजनीतिक बयान है और पहले से आम आदमी पार्टी इस तरीके के बयान देती है कि बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं आपस में, लेकिन इसमें कोई तथ्य या वैसी चीजें सामने नहीं रखी है जिससे ये कहा जा सके कि ऐसा किसी तरह से मैनेज किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से चुनावी माहौल में इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की तरह ही देखा जाना चाहिए। शुक्रिया विक्रांत। उधर जम्मू में फारूक अब्दुल्ला के घर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस नेताओं की बैठक जारी है। इस बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर शामिल हैं। हम इस समय जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर हैं और यहीं पर एक बैठक होने जा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के नेताओं की। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है और जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समझौता होने की कगार पर है। दोनों ही पार्टियां सहमत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीटों को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। इस घर के अंदर जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का घर है, इसके अंदर ही कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद, अंबिका सोनी और जो राज्य प्रधान है जीए मीर व अन्य कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे और यहीं पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भीतर भी हैं और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं वो भी भीतर ही हैं और जहां पर बैठक होगी, इसी बैठक में फैसला लिया जाएगा कि कौन सी पार्टी को कहां से अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं और कितनी कितनी सीटें उनको मिलेंगी। और जो पार्टी सूत्रों को कहना है कि अनंतनाग सीट जो कश्मीर की है उसे लेकर पेच जो है वो फंसा हुआ है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर एक रिटायर्ड जज को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा करने का ऐलान कर चुकी है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस जीए मीर जो राज्य प्रधान है, वो खुद वहां पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की अध्यक्ष हैं, वो खुद वहां पर इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। तो अनंतनाग सीट को लेकर पेच जो है फंसा हुआ है। हालांकि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो जम्मू प्रांत की एक सीट और लद्दाख की एक सीट ले ले। 4 सीटों पर कांग्रेस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो खुद चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से यह दावा पेश किया गया था कि उन्हें 3 सीटें चाहिए, जम्मू प्रांत की 2 और 1 अनंतनाग की, और साथ में जो लद्दाख का कैंडिडेट होगा वो सहमति से डिसाइड होगा। लेकिन अभी इस बैठक के बाद ही निर्णय होगा कि कौन सी पार्टी को कहां से उम्मीदवार और कितनी सीटें वहां पर मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लंबी कतार है जो वंशवाद को चला रहे हैं। उनको वो वंशवाद नजर नहीं आता है, सिर्फ कांग्रेस का वंशवाद नजर आता है। जिसका वंश होगा वही तो वंशवाद करेगा। तो मोदी जी का कोई वंश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हो या संघ परिवार हो, उसका कोई योगदान नहीं है देश के लिए, और उनके अंदर भी वंशवाद चल रहा है। मोदी जी अगर नहीं चला रहे तो उनकी मजबूरी है।